अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसले ने खिते की सियासत को एक नए और गैर यकीनी मोड़ पर ला खड़ा किया है। हैरानकुन तौर पर जंग बंदी खत्म होने से चंद घंटे कबल ईरान को सख्त जंगी धमकियां देने वाले ट्रंप ने अचानक फिर से यू टर्न लेते हुए सीज फायर में तोसी का ऐलान किया। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दरखास्त पर सीज फायर में तोसी कर रहे हैं। ये बयान बज़ाहिर सिफारती लचक का इजहार है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। दूसरी जानिब ईरान ने इस जंग बंदी को संजीदगी से लेने से गुरेज किया है और इसे वक्त हासिल करने की एक हिकमत अमली करार दिया है। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक अमरीकी बहरी नाकाबंदी दरअसल जंग ही का तसल्सल है और जब तक ये जारी रहेगी न सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी बल्कि ईरान किसी भी मुमकिना हमले का सख्त जवाब देने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन से अवामिल हैं जिन्होंने ट्रंप को फिर से सीज फायर के लिए या इसमें तोसी के लिए मजबूर किया। क्या मामला वाकई इतना सादा है जितना बज़ाहिर नजर आता है या इसके पीछे गहरे स्ट्रेटेजिक दबाव और हकाइक हैं? क्या यह मुमकिन है कि ईरान की जानिब से दिए जाने वाली धमकियां महज बयानात नहीं बल्कि एक हकीकी अस्करी हिकमत अमली का हिस्सा हो? ईरान बार बार खबरदार कर चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो न सिर्फ खित्ते में नए महाज खोलेगा बल्कि खलीजी ममालिक को भी इसकी लपेट में ले सकता है। क्या ट्रंप को यह बावर करवा दिया गया है कि जंग पूरे खित्ते की तबाही का बायस बन सकती है? क्या ट्रंप को ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि ईरान की रजीम मुज़ाकरात को लेकर अब वन पेज पर नहीं? एक और अहम सवाल यह भी है कि क्या अमरीकी अवाम और आलमी सतह पर रूस, चीन और यूरोप की बढ़ती हुई मुखालफत ने ट्रंप के लिए जंग को ही नाकाबिले अमल ऑप्शन बना दिया है? क्या पेंटागन ने ऐसी इंटेलिजेंस फराहम की है कि जंग अमेरिका के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है? अगर ऐसा है तो फिर ये सीज फायर महज एक वक्ती वक्फा नहीं बल्कि एक मजबूरी का नतीजा भी हो सकता है। लेकिन अगर वाकई जंग ट्रंप के लिए अब काबिले अमल ऑप्शन नहीं रही तो फिर वो आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म क्यों नहीं कर रहे? एक और अहम पहलू यह भी है कि यह सीज फायर गैर मुअय्यना मुद्दत तक क्यों बढ़ाया गया है? अगर मकसद सिर्फ वक्ती मोहलत देना था तो इसे चंद घंटों या दिनों तक महदूद रखा जा सकता था। इन तमाम सवालात का कोई एक सादा जवाब नहीं। बज़ाहिर ये फैसला सिफारतकारी की कामयाबी लगता है, मगर हकीकत में ये ताकत, दबाव, खौफ और मफादात के पेचीदा इम्तिजाज का नतीजा है। ट्रंप का ये इक़दाम कमजोरी भी हो सकता है और एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा। असल हकीकत आने वाले दिनों में ही वाज़ेह होगी कि आया ये सीज फायर वाकई उनकी तरफ से एक बड़ा कदम है या किसी बड़ी जंग की हिकमत अमली। हम इसी पर अपने पैनल की राय जानेंगे कि वो इसे किस तरीके से असेस कर रहे हैं। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। जंग की धमकियों के चंद घंटों बाद ट्रंप का अचानक यू टर्न सोची समझी स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली या किसी बड़े दबाव का नतीजा? शहजाद चौधरी साहब, क्या कोई प्लान तैयारी के साथ हरबी सियासी स्ट्रेटेजी के बायस ट्रंप ने ये वक्त लिया और दिया है, या दबाव इतना ज़्यादा है कि उन्हें जंग कोई ऑप्शन नज़र नहीं आती, इस बायस वो इस एक्सटेंशन की तरफ गए हैं? देखिए, अमेरिका का जंग ना करना या उसमें जंग को दोबारा शुरू ना करना सीज फायर इलाप्स होने के बावजूद इस चीज़ का इजहार है या मजहर है कि अमेरिका जंग नहीं चाहता। अमेरिका जंग क्यों नहीं चाहता? इसलिए वो नहीं चाहता है कि शायद क्या बल्कि हकीकी तौर पर उसको एहसास हुआ कि मैं एक गलत जंग में इसराइल के कहने पे या किसी और वजूहात की बिना पे मैं चला गया। गो कि उसके अंदर कुछ उसके अपने मुआशी इंटरेस्ट भी, जैसा मैंने तेल का एक दफ़ा जिक्र किया था, वो भी हो सकता था। उसका ख्याल था कि ये काम जल्दी करके हफ्ते 3-4 दिन में ख़त्म कर लूंगा। लेकिन जब वो धंसता चला गया तो उसने ये रियलाइज़ किया कि ये एक गलत जंग थी, इसमें नहीं जाना चाहिए था। क्या वो ये जंग कंटिन्यू कर सकता है? कर सकता है। उसके पास सब कुछ अवेलेबल है, उसके पास अपना कैपेसिटी है, ये सब कुछ कर सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक गलत स्ट्रेटेजिक मूव के बाद, एक गलत स्ट्रैटेजी खेलने के बाद उसके ऊपर रीइंफोर्स करना, उसी को खेलते रहना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो वो निकलना चाहता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, एक जो इस जंगबंदी के बाद जाहिर बात होती है वो ये होती है कि दोनों ही जंग नहीं चाहते। वरना जहां पर अब वो नेवल ब्लॉकेड उनके लिए जंग है और अमेरिका के लिए सीज फायर खत्म हो चुका हुआ था, लेकिन दोनों ने जंग में जाना मुनासिब नहीं समझा। दोनों जंग से दूर रहना चाहते हैं। काफी जंग कर ली दोनों ने। मेरा ख्याल है ये भी एक वाज़ेह होकर चीज सामने आ गई, जो कि कोई शायद बात है, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस जंग से अब निकला जाए। ईरान का तो नुकसान बहुत हो गया, अमेरिका बेवकूफी में फंस गया। ईरान अलबत्ता बड़ा खुश होगा कि काश के एक और दौर मिल जाए तो वो अपना काम इस बीच में करता रहे, लेकिन वो उसको हम फिलहाल इसराइल की बात कर रहा हूं तो इसराइल उसको साइड पे छोड़ देते हैं। अदरवाइज अमेरिका और ईरान के बीच में बात, देखिए,
पहली मर्तबा जब उसने तहजीब ये कहा कि मैं तहजीब खत्म कर दूंगा, फिर जंग बंदी कर दी। अब उसने कहा कि बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर जंग बंदी कर दी। वो जो धमकियां देता है वो अपनी कैपेसिटी की बुनियाद पे देता है। और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे फिर मिलके कोई रैशनैलिटी आती है जो कहती है कि नहीं, जंग अच्छी चीज नहीं है, इसमें नहीं जाना चाहिए। वरना उसके पास ये एबिलिटी भी है कि जब चाहे जंग दोबारा शुरू कर दे, जैसा हमें कहा गया कि ब्लॉकेड ऑलरेडी एक जंग है जो चल रही है। अच्छा, अब नेवल ब्लॉकेड फिर क्यों है, इस क्या मतलब है? नेवल ब्लॉकेड का मतलब यह है कि कम से कम 400 से 500 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी डॉलर्स, ये डेली नुकसान है ईरान का अगर ये ब्लॉकेड रहता है। वो जो ट्रेड जो वहां से होती थी, चाहे वो तेल की मद में होती थी या किसी और शक्ल में, वो तकरीबन इस वैल्यू की थी। तो ईरान के लिए वो रास्ता बंद करने के बाद 400 से 500 मिलियन का नुकसान उसको डेली हो रहा है। और अब बगैर जंग किए वो ये ईरान का नुकसान किया जा रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, ईरान कब समझ पाएगा कि अब ये जो ब्लॉकेड है, इस ब्लॉकेड के बावजूद भी मुझे कहीं ना कहीं पे कोई रास्ता निकालना चाहिए कि इस ब्लॉकेड को और हुर्मुज को खोल के या कोई मामला तय किया जाए, ताकि ये सारा जो किस्सा है इसको खत्म किया जाए। वो उस वक्त होगा जो कि गालिबन लोग कहते हैं 26 तारीख है। 13 से 14 दिन की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है जो कि प्रोड्यूस करता है तेल, उसको स्टोरेज की कैपेसिटी है ईरान के पास। ईरान के पास कहते हैं कि 26 तारीख के बाद से तेल स्टोर करने का जो 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 कैपेसिटी है, जो जगह है, वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद उसके जो ऑयल वेल्स हैं ये प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे या बंद करने पड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि तेल रखने की जगह नहीं होगी, तेल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। हाँ, ब्लैक मार्केटिंग किस हद तक जा सकती है, ओवरलैंड कहाँ तक जा सकती है वगैरह, वो दूसरी बात है। लेकिन वो जो मवाद जिस तरीके से जितने तादाद में होता है, तो आपने सवाल ये पूछा कि ये ब्लॉकेड क्यों किया गया, तो मेरा ख्याल है कि वो भी मजबूरी ईरान के ऊपर लाद दी जाएगी 26 तारीख तक उसके लगभग, जहां पर वो अपना तेल प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। और कहते हैं कि एक दफा जब तेल अपना कोई कुआं प्रोड्यूस करना बंद कर देता है तो उनका कम से कम, वो कहते हैं कि 5 लाख बैरल का रोजाना नुकसान होगा ईरान को, प्रोडक्शन खत्म उसकी कम हो जाएगी। अब आ जाते हैं करना क्या चाहिए। ठीक। देखिए, ये जो टाइम मिला है इसके अंदर एक तो खतरा ये है कि अमेरिका ऐसे ब्लॉकेड छोड़ के अपने अगले काम पे चला जाए, चाहे वो क्यूबा में है, चाहे वो ताइवान में, किसी और जगह। हम ये ब्लॉकेड ही सहते रह जाएं इस खत्ते के लोग और ईरान। अच्छा, ये मुमकिन है, बिल्कुल हो सकता है। यानी ईरान हमले तो नहीं कर रहा, जंगबंदी की एक कैफियत है, लेकिन जंगबंदी है भी और नहीं भी, ये मुमकिन है। ये खतरा है, बल्कि बहुत बड़ा खतरा है कि अगर ऐसी कैफियत कब तक चल सकती है और कितनी देर और चलेगी, क्योंकि किसी हल की तरफ हम नहीं जाएंगे, ये खत्ता और ईरान दोनों। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो वक्त मिला है जहां पर ईरान की एक खास पोजीशन है, जहां पे वो अमेरिका के बराबर बैठ के, सामने बैठ के अपने इंटरेस्ट के लिए दफा और लड़ सकता है। और अगर ये वक्त निकल जाता है और अमेरिका किसी और काम पे चला जाता है, तो फिर हम उस अमेरिका को कैसे वापस लेके आएंगे कि बैठो और ईरान को कुछ दो। कल भी मैंने कहा था कि ट्रंप बगैर दिए, यानी उसको तो पता है जब भी मैं मेज पे बैठूंगा मुझे कुछ देना पड़ेगा, चाहे वो सैंक्शन हटानी पड़ेंगी, कुछ उनकी न्यूक्लियर की बात आगे पीछे करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं पे तो हमें मुआहदा करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि वो ट्रंप उसको फिलहाल तो करने के लिए गालिबन तैयार होगा कि इस किस्से को खत्म कर दिया जाए, रास्ता निकाल लिया जाए। वरना ईरान भी रास्ता देखता रह जाएगा कि ये पॉसिबिलिटीज थी, मैंने अपने हाथ से ये मौका गवा दिया। तो ये स्पेस वर्सेस गेन्स का भी एक मसला है कि जो स्पेस क्रिएट हुई है इसको गेन्स में कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, इस पूरी सूरत हाल में जब ट्रंप ने ये यू टर्न किया है, ईरान की जानिब से इस सीज फायर ऐलान से पहले भी धमकियां दी गई और उसके बाद भी वो कहते हैं कि ना तो हम दबाव में बात करेंगे और ना ही इस ब्लॉकेड के साथ बात करेंगे, ब्लॉकेड खत्म हो और बराबरी की सतह पर आकर बैठे बात हो। अब ये जो सीज फायर की तौसी है, क्या ईरान को मेज पर लाने की कोशिश है? अमेरिका अपने आप को सिर्फ जीत की सूरत में ही इससे बाहर निकलते देखना चाह रहा है? कितना लंबा अमेरिका ये ब्लॉकेड भी रख पाता है? आपके ख्याल में क्या मारूज इजाजत दे रहा है अमेरिका को यहां पर जंग कंटिन्यू रखने की? अच्छा, ये जो इस सीज़ फायर का दौरानिया है ना, ये सवाल जो है जो आपने उठाया है, ये मेरा ख्याल है इस वक्त एक की क्वेश्चन बना हुआ है और बहुत सारा एनालिसिस इसी सवाल के आसपास घूम रहा है। जो मैंने एक क्वालिटेटिव चेंज देखा है ना ये इस सिचुएशन के एनालिसिस में आशा पिछले चंद दिनों में, तो देखें जब इस्लामाबाद प्रोसेस चल रहा था तो उस वक्त ज़्यादातर एनालिसिस जो है वो बेस्ट केस सिनेरियो के ऊपर फोकस था कि किस तरह से ये जंग रुक सकती है और किस फरीक को इसके अंदर क्या मिल सकता है। अब जब ये ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसमें मैं देख रहा हूँ कि उस एनालिसिस का फोकस शिफ्ट होता जा रहा है टुवर्ड्स वर्स्ट केस सिनेरियो, और उसकी वजह यही है कि किसी को फ़िलहाल इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। कोई भी यकीन के साथ ये नहीं कह सकता कि ये सीज़ फायर कितनी देर चलेगा।
जाएगा और जिस दौरानिए में ये सीज़ फायर मौजूद होगा, एक्टिव हॉस्टिलिटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पीछे क्या सोच चल रही है, कौन क्या चाह रहा है और कौन क्या सोच रहा है। और वो जो वर्स्ट केस सिनेरियो डिस्कस हो रहा है वो ये है कि वाकई ईरान के खदशात जो पहले दिन से जो बड़े वाज़ेह तौर पे वो बयान करता रहा है, वाकई उनमें कुछ सदाकत है और ये एक तैयारी की जा रही है एक ऐसे बड़े हमले की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक बैड लूज़र कह चुके हैं। वो आखिरी वक्त तक इस चीज़ की तलाश में रहेंगे कि कब वो कोई ऐसा काम कर दिखाएं दुनिया को जिसकी बुनियाद के ऊपर किसी को उनको ये कहना दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाए कि आप ये जंग जीत नहीं रहे हैं, हार रहे हैं। और ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब वो जो उनकी पहले वाली धमकी है, वो चाहे वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें, सिविलाइजेशन ख़त्म करने वाली धमकी, लेकिन एक बड़े पैमाने पर एक कॉन्सनट्रेटेड, फोकस्ड और एक बहुत बड़ी तबाही करने वाला हमला ईरान के ऊपर किया जाए। तो ये जो बेस्ट केस सिनेरियो से वर्स्ट केस सिनेरियो पे जो सोच शिफ्ट की है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो यही है कि कौन ये जो करंट सिचुएशन है जी, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है एज नो वॉर एंड नो पीस। तो कौन इस सिचुएशन के अंदर ज़्यादा देर तक अपना गुजारा कर सकता है? क्या ईरान इस सिचुएशन के साथ रह सकता है, या ट्रंप का जो कैलकुलस जिसको ईरान रद्द करता है कि जी $500 मिलियन हर दिन का हमें नुकसान हो रहा है इस ब्लॉकेट की वजह से, तो वो शायद वो ईरान कहता है वो हमारा कैलकुलस ही नहीं है, हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, हम तो बहुत कुछ और भी कुर्बान करने को तैयार हैं। तो अब ये एक इस तरह की सूरत हाल हो गई है जहाँ पर एक तरफ यस कहा जा सकता है कि ओके इसका कोई हल निकलेगा जब ये फैसला होगा कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन पहले अपनी पलकें झपकाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इससे पहले कि किसी के भी पलकें झपकाने की, अपनी आंखें झपकाने की का वक्त आए, शायद कोई ऐसा बड़ा फैसला या कोई ऐसा बड़ा कदम उठा लें प्रेसिडेंट ट्रंप, जो अभी तक तो दुनिया ने जो उनका बिहेवियर देखा है और उनकी यू टर्न करने की आदत है उसमें थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन अब सूरत हाल जिस तरफ से बढ़ रही है, हो सकता है कि दुनिया को एक बहुत ही नस्टी और बहुत ही अनप्लेजेंट किस्म की सरप्राइज मिले। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, हु ब्लिंक्स फर्स्ट की बात बार बार की जा रही है और दोनों ही अपनी जीत की या अपनी बेहतर पोजीशन की या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ट्रंप की कल की जो ये सीज फायर का ऐलान है, अगर उसको भी आप देखें तो ईरान के अंदर मुज़ाकरात को लेकर वो इख्तिलाफात की बात कर रहे हैं। आलमी मीडिया भी ईरान जंग के ऊपर इस तरह की बात कर रहा है, ईरान के अंदर इख्तिलाफात, और ये दो बार नुमायां भी हुए दो मुख्तलिफ सूरत हाल के अंदर, एक बार सदर पेज़ेश्कियान की ट्वीट के अंदर और एक बार इराक़ची की ट्वीट के जरिए। क्या अंदरूनी इख्तिलाफात वाकई इतने शदीद हैं कि ये मुज़ाकरात में संजीदा पेशरफ्त नहीं हो पा रही, या दोनों जानिब से ही कि हम विन के साथ ही खड़े हैं, ये बड़ी रुकावट या इगोइस्टिक प्रॉब्लम दोनों तरफ से बना हुआ है? एक वक्त था जब ईरान में मॉडरेट्स और हार्ड लाइनर्स की एक बड़ी वाज़ेह तकसीम हुआ करती थी, और ऊपर रहबर थे जो आम तौर पर एक दरमियाना रास्ता निकालते थे और मॉडरेशन की तरफ जाते थे। आप ज़हन में रखिए कि अमेरिका ने और इसराइल ने 58 टॉप लीडर्स को शहीद कर दिया है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त तकसीम बची है। इस वक्त तकसीम ये है कि कौन हार्ड लाइनर है और कौन बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर है। और मुझे ये नज़र आता है कि ईरान गुड कॉप बैड कॉप खेल रहा है। ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं, ईरान की जो सिविल हुकूमत है, वो IRGC को बैड कॉप के तौर पर पेश कर रही है कि हम तो कुछ करना चाहते हैं, IRGC हमें नहीं करना देती। लेकिन हकीकत ये है कि IRGC से वो अलग नहीं है। मिसाल के तौर पे गालिबाफ को आप देखिए, उन्हें नुमाइंदा बताया जाता है ना, उन्हें कहा जाता है ना कि वो चीफ डिप्लोमेट हैं, वो नरम खूं हैं, वो सुलह करना चाहते हैं, IRGC नहीं करने देती। वो IRGC के कमांडर रहे हैं, खुद IRGC का हिस्सा रहे हैं, जनरल रहे हैं। इस तरीके से जो इस वक्त के रहबर हैं, उन्होंने बाकायदा ईरान इराक जंग में हिस्सा लिया है। कोई सियासी रहनुमा ईरान का ऐसा नहीं है जो उनसे ज़्यादा IRGC के करीब हो। तो फिर बाकी कौन बच जाता है जिसके दरमियान में लड़ाई होगी? तो कहाँ पर है वो लड़ाई? ईरान इज़ एक्टिंग एज वन नेशन इन दिस क्राइसिस। ये सिर्फ दुनिया को वो दिखा रहे हैं कि जहाँ पे वो कोई काम नहीं करना चाहते, पीछे हटना चाहते हैं, लंबा खेलना चाहते हैं, तूल देना चाहते हैं, वहाँ पे वो IRGC का ये तासुर देते हैं और इस तरीके से दूसरी साइड को ज़्यादा अकोमोडेट करने पर मजबूर करते हैं। अब आप देखिए,
कि जो सदर ट्रंप साहब ने जब जंग बंदी एक्सटेंड की तो उनके पास क्या ऑप्शन थे, वो क्या कर सकते थे? पहली बात ये कर सकते थे कि जो वो खौफनाक धमकियां लगा रहे थे उस पर अमल कर देते, वो हमला कर दे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पावर स्टेशंस पर, तेल की तंसीबात पर। फिर क्या होता? ईरान गल्फ के पूरे इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर देता और एक पैसे का भी शुबा ना रह जाता कि 10 साल के लिए पूरी दुनिया इकोनॉमिक डिप्रेशन में चली जाती, इरिवर्सिबल लॉस हो जाता उन असेट्स का जिनके बगैर दुनिया की मईशत नहीं चल सकती। दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या था कि डेडलाइन में तोसी करें, बगैर कोई रियायत लिए हुए, बगैर ईरान से कोई बात एक आए ऑप्शन हुए, ब्लॉकेड हटाने का भी तो है कि ब्लॉकेड पीछे करें और बात आगे बढ़े। जी मैं वर्ड्स कर जी उन्होंने क्या किया? अब ट्रंप बीइंग ट्रंप, उसने इन दोनों बातों को मिला दिया। उसने सीज फायर भी कर दिया और ब्लॉकेड भी लगा दिया, जिसको ईरान ने तस्लीम ही नहीं किया। उन्होंने कहा ये कैसा सीज फायर तुमने किया हुआ है, ये तो एक्ट ऑफ वॉर है। फिर जहाज के ऊपर हमला कर दिया। वो चाहते क्या हैं? वो चाहते ये थे कि ईरान जो है एक तो तासुर पूरा दिया जाए कि मैंने जंग जीती है, मैंने ईरान को सरेंडर पे मजबूर किया है और देखो मेरी शराइत पर ये डर गया है, ये यरक गया है। दुरुस्त हो गया। अब कितना उन्होंने यरकाया है वो तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी में बात आ गई है कि असल में वो खुद यरके हुए हैं और ये जो उन्होंने हमाकत की थी ये उल्टा उनके गले पड़ गई है। दुरुस्त हो गया। अब देखिए यहाँ से मामला एस्केलेशन की तरफ जाने का बहुत बड़ा खतरा है। आपने खबरें देखी होंगी, थोड़ी देर पहले IRGC ने 2 शिप्स पे कब्जा कर लिया है और तीसरे को डैमेज किया है अपने एक शिप के बदले में। ठीक हो गया। और हुर्मुज पर उसने मजीद अपना कंट्रोल दिखा। हुर्मुज में सैकड़ों जहाज खड़े हैं। ठीक हो गया। ये तमाम जहाज उसकी जद में एक एक जहाज में $500 मिलियन जो है सामान समेत उसकी वैल्यू बनती है। दुरुस्त है साहब। ये इतना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान का काम ट्रंप ने बहुत मुश्किल बना दिया है, दुनिया को बहुत खतरे में डाल दिया है। अब डिप्लोमेसी की इस वक्त इतनी जरूरत है जितनी पहले नहीं थी और डिप्लोमेसी इस वक्त इतनी मुश्किल है। बड़ा हम सवाल आपकी गुफ्तगू से उठता है कि वाकई ऑफ रैंप होते होते मामला एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। रजा रूमी साहब, मुश्तबा खामने के करीब समझे जाने वाले डॉक्टर मरंदी का कल भी धमकी आमेज पैगाम आया इस सीज फायर से बिल्कुल पहले, और खुद ईरान की जानिब से नए जंगी पत्तों की बात की गई जो जैगम साहब अभी गुफ्तगू कर रहे हैं। ईरान की जानिब से दी जाने वाली धमकियां सिर्फ बयानात नहीं, एक क्या अमली जंगी हिकमत अमली का हिस्सा समझा जाए? क्योंकि अभी जो लेटेस्ट भी जैगम साहब डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब तक बात हो रही थी दोनों जंग नहीं चाहते, दोनों को ऑफ रैंप चाहिए, वो मिल भी गया। अब अगर हम ये बात करें दोनों जंग चाहते हैं और दोनों एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप किस तरह एनालिसिस करेंगे इसका? देखिए वाकया यूं है कि अभी भी दोनों फरीक जो हैं वो ऑफ रैंप चाहते हैं, क्योंकि ये जंग जो है बिल्कुल दोनों ही पार्टीज के हक में नहीं है, बल्कि इसके नुकसानात जो है अब तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो चुके हैं। अमेरिका के लिए भी आपने देखा है कि सदर ट्रंप ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो सीज फायर था बुध को, जो आज जो एक्सपायर होना था, उसको आगे कर दिया। अगर वो एस्केलेशन चाहते थे या मजीद जंग का जो जुनून तारी था अमेरिका पर, तो फिर वो यकीनन दोबारा से हमले स्टार्ट करते। लेकिन अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है कि इस वक्त एक बहुत ज़्यादा डेस्परेट कोशिश है अमेरिका की कि किसी तरीके से इस मामले से निकला जाए, लेकिन निकलते वक्त जो है कुछ फेस सेविंग और अपनी आवाम को ये बताया जाए कि इस जंग के बाद अब अमेरिका ने कुछ कामयाबियां हासिल की हैं, जो कि अगरचे बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन सियासतदानों का कि ये मजबूरियां होती हैं और दुनिया में हर जगह यही सियासतदान करते हैं, ख़ुसूसन जंगी माहौल में। और उधर ईरान का भी मामला कुछ ऐसा ही है आयशा। देखिए वहाँ जितना नुकसान हुआ है और जितनी ज़्यादा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का और दीगर जो बेचैनी है, मगर ईरानी हुकूमत के सर्वाइवल के लिए इस जंग के बाद ये ज़रूरी है कि वो अब अपने अवाम को ये बता सकें कि उन्होंने भी ना सिर्फ ईरान का तहफ़्फ़ुज़ किया है, बल्कि उन्होंने भी कोई कामयाबी हासिल की है। तो ये एक तरीके से, और वो सबसे बड़ी कामयाबी इस वक्त जो जिसको वो गर्दानते हैं, वो उस वक्त हासिल होगी जब ईरान को एक एश्योरेंस मिलेगी या गारंटी मिलेगी कि दोबारा उसके ऊपर ये हमला नहीं होगा। यही वजह है कि सिफारतकारी की तमाम तर जो गुफ्तो शुनीद हुई है, जो मुख्तलिफ नुकात आपस में उनका तबादला होता रहा है, वो इस नुक्ते के ऊपर आकर जो है फंस जाते हैं
कि क्या अमेरिका ये गारंटी देगा कि दोबारा ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा। और इस मामले में अभी तक अमेरिका नहीं तैयार। अगर होता तैयार तो इस वक्त तक ये यकीन जाने कोई ना कोई डील जो है वो साइन हो गई होती। और ये ऐसा मामला है कि इसके ऊपर अब अमेरिका को लचक दिखानी होगी, क्योंकि ईरान को अपनी आवाम को ये बताना होगा कि जी हमने ये अपने मुल्क को बचाया है। देखिए ये एक वॉर टाइम, इससे पहले अगर आप मत भूलिए कि इस जंग से पहले ईरानी लोग सड़कों पर निकले हुए थे हजारों की तादाद में, और जी अपनी हुकूमत के खिलाफ, और उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। और उनका ऑफिशियल आदादो शुमार के मुताबिक 1000 से जायद लोग जो हैं वो उसमें मारे गए थे उन झड़पों में, पुलिस और लोगों के दरमियान। तो अभी अगरचे के वेस्टर्न मीडिया तो कोई 20-30 हजार लोगों की बात करता है, वो कितना वेरीफाइड है या नहीं है वो एक अलग मामला है। अब यहाँ पर ईरान के अंदर देखिए इस वक्त ये भी हुआ है कि इसी जंग की वजह से ईरान की जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो ईरान की मरकजियत है, फैसला साजी की कुव्वत, उसको भी शदीद ज़रबेकारी लगाई गई है। जिस तरह से डी कैपेसिटेशन का एहतमाम हुआ है, उसके बाद फैसला साजी बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो गई है। उसका इर्तिकाज जो है, अब कोई एक पावर सेंटर फैसला नहीं कर रहा कि आपने क्या करना है। सिविल और मिलिट्री का तो जिक्र हुआ, पासदाराने इनकलाब उनके हाथ में चूंकि ताकत है तो वो ज्यादा दे कॉल द शॉट्स, लेकिन ये है कि क्या उनमें भी कौन फैसला करता है ये क्लियर नहीं है। और ये भी इन्हीं का किया धरा है अमेरिका और इसराइल का कि आज इस नहज पर मामला पहुंचे। लेकिन जैसे अभी कहा गया आयशा की सिफारतकारी की जरूरत है और भी मुश्किल हो चुकी है, लेकिन नागुज़ीर है और इंशाल्लाह पाकिस्तान ही वो रोल अदा करेगा। पाकिस्तान अभी भी बैक चैनल खोले हुए उनसे बातचीत जारी है दोनों फरीकैन से। अब देखिए अगले आने वाले 48 और 72 घंटों में क्या सूरत इख्तियार करती है डिप्लोमेसी। हमें बिल्कुल उम्मीद का दामन अच्छी उम्मीद रखते हैं, बिल्कुल अच्छी उम्मीद रखेंगे। और ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हम पाकिस्तान में बढ़ते HIV केसेस पर। 3,70,000 मुतासरा अफराद हैं और 80% जानते भी नहीं कि वो मुतासर हैं। ये है सेहत का निज़ाम। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में HIV के ताज़ा आदादोशुमार एक ऐसे सेहत के बहरान की निशानदही कर रहे हैं जो अब तेज़ी से बच्चों तक फैल रहा है। कौमी असम्बली में पेश करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में करीबन 85,000 अफराद HIV में मुब्तला हैं, जबकि माहिरीन सेहत के मुताबिक मुतासरा अफराद की तादाद 3,70,000 से ज़ायद है। करीबन 80% मुतासरा लोग HIV से लाइल्म है। गुज़िश्ता 15 माह में मुल्क भर में मजमूई तौर पर 2,108 बच्चों में HIV की तशख़ीस हुई है, जिनमें करीबन 1,200 लड़के और 800 से ज़्यादा लड़कियां शामिल हैं। ये सूरत हाल इस हकीकत को वाज़ेह करती है कि यह बीमारी अब मखसूस ग्रुप्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि आम आबादी और ख़ास तौर पर बच्चों को मुतासर कर रही है। सूबाई सतह पर सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक है। सिंध सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है, जहाँ 15 माह के दौरान 1500 से ज़्यादा बच्चे HIV का शिकार हुए हैं। लाड़काना, कंबर, शहदादकोट हाई रिस्क जोन में है। हर माह औसतन 101 बच्चों में HIV की तशख़ीस हुई है। बच्चों के 70% से ज़ायद HIV केसेस सिर्फ सिंध से रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब दूसरे नंबर पर है, जहां 418 बच्चों में HIV की तशख़ीस हुई है। ताहम रवां साल के इब्तिदाई आदादोशुमार की अदम दस्तियाबी खुद निगरानी के निज़ाम पर सवाल उठाती है। एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक तौसा में नवंबर 2024 से अक्टूबर 25 के दरमियान करीबन 350 बच्चे मुतासिर हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक तौसा के सरकारी अस्पताल में तिब्बी मुआयने के दौरान इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस के इस्तेमाल की वजह से HIV फैला। खैबर पख्तूनख्वा में 111 जबकि बलूचिस्तान में 38 केसेस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में भी HIV का फैलाव तेजी से हो रहा है। डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता 15 माह में 600 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हर माह औसतन 41 से ज्यादा अफराद HIV का शिकार हुए हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक बच्चों में HIV के ज्यादातर केसेस काबिले रोकथाम अवामिल से जुड़े हैं, जिनमें गैर महफूज इंजेक्शन सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल, आलूदा तिब्बी आलात और गैर महफूज खून की मुंतकली शामिल है। आदादोशुमार ये वाज़ेह कर रहे हैं कि पाकिस्तान में HIV अब एक महदूद तिब्बी मसला नहीं रहा, बल्कि एक वसी होते हुए निज़ामी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अगर हज़ारों बच्चे ऐसे असबाब से मुतासिर हो रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर काबिल रोकथाम हैं, तो ये सिर्फ बीमारी तो बल्कि पॉलिसी, निगरानी और अमल दरामद की संगीन नाकामी है। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से,
HIV के बढ़ते केसेस, 3,70,000 मुतासिर अफराद, 80% मरज से लाइल, 15 माह के दौरान 2,000 से जायद बच्चे मुतासिर, निज़ाम सेहत और गवर्नेंस की कितनी बड़ी नाकामी। ज़ैगम साहब, आयशा, जो गरीब का बच्चा होता है उसकी किसी कीड़े मकोड़े से ज़्यादा पाकिस्तान में क्या अहमियत होती है। मुझे याद है मैं रिपोर्टिंग करता था जब लाहौर में एक जुनूनी आदमी ने 100 गरीब बच्चे कत्ल करके उनको तेज़ाब में पिघला दिया था। किसी को खबर ही नहीं हुई थी जब तक उसने खुद नहीं बताया था। यहाँ जजों के घरों से, वकीलों के घरों से, पढ़े लिखों के घरों से बच्चों की तशद्दुद ज़दा लाशें मिलती हैं जो वहाँ ग़ुलामी कर रहे होते हैं। दुहाई है, तसव्वुर तो कीजिए, 330 बच्चे तौसा शरीफ में, 12 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको एड्स हो गई, HIV वायरस हो गया। क्या अब उनके सामने आगे ज़िंदगी है? और क्यों हो गई? क्योंकि जो साहब वहाँ पे 8वीं पास और मैट्रिक पास और कुछ MBBS भी क्लिनिक बनाकर बैठे हैं, वो डिस्पोजेबल सरिंजों को रीयूज़ कर रहे हैं 2-2 रुपए बचाने के लिए। और नतीजा ये निकला है, आज ज़रा उठा के देखिए, यूएनएड्स कहती है कि पूरे एशिया में एड्स के फैलाव में इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 है। यूनिसेफ कहती है वन ऑफ द फास्टेस्ट यू सी ग्रोइंग HIV एपिडेमिक कंट्रीज इन एशिया। ये तो इस वक्त हमारी सूरत हाल है। और एक के बाद फिर दूसरा अफसाना आता है, कहानी आती है, मुसीबत आती है। आपको याद होगा लाड़काना में क्या हुआ था? बिल्कुल दुरुस्त। 876 अफराद को इसी तरीके से HIV हुई थी, 80% बच्चे थे। सिर्फ 2 रीजंस हैं। कोई इस तरह एपिडेमिक नहीं फैली हुई यहाँ कि जिस तरीके से खांसने से दूसरों को लग जाती हो। एक इंजेक्शंस और दूसरा ब्लड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। 99% ये मामलात हैं और इन 2 को हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही। ना वो हेल्थ पर पैसा लगाने को तैयार है, ना हेल्थ के सिस्टम को ठीक करने को यही सवाल जो पॉइंट आपने रखा है, ना मुल्क के बच्चों पर तवज्जो देने को तैयार है। रज़ा रूमी साहब, ये क्या निज़ाम सेहत है? ये 2 छोटे से निकात हैं, दहाइयों से इसके ऊपर काम हो रहा है और आज भी हमने सुबह बाय सुबह भी रख दिया, मजमूई तौर पे भी रख दिया। 80% लोग लाइल्म है। मुझे तो लगता है डॉक्टर नर्सेज नहीं जानते कि कंडक्ट कैसे करना है, तो आम लोगों तक बात कैसे जाए, किसको पूछा जाए? बिल्कुल, देखिए, पूछा तो हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतें जिनकी जिम्मेदारी है सेहत का शोबा, उनको डिवॉल्व किया गया है 18 अमेंडमेंट के बाद। ये मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है और यकीनन ये उनकी गफलत और नाअहली दोनों का ही शाखसाना है कि आज इस मकाम के ऊपर हम खड़े हैं कि जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और इन्फेंट्स जो हैं वो HIV के वायरस से अफेक्टेड हो चुके हैं। और उसमें बहुत सारे अवामिल हैं। आपको याद होगा कि पहले ये एक बार आउटब्रेक सिंध में हुई थी और उसके ऊपर भी बहुत शोर होगा हुआ, कुछ देर वो हुई, कुछ हफ्ते बाद हुई और फिर वो बात जो है वो ठप हो गई। उसके बाद अब पंजाब में ये जो सारे केसेस आए हैं, उसका ये मतलब है कि एक सीरियस किस्म की एक जो नेग्लिजेंस है वो हमारे अस्पतालों में, हमारे मेडिकल शुबे में डॉक्टर्स और नर्सेस के हाथों हो रही है। देखिए, लाइल्मी की बात नहीं है। सिरिंजेस जो यूज्ड सिरिंजेस हैं उनको दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। ये एक हकीकत है। जो लोग वाकिफ हैं छोटे शहरों से और देहातों से, वो ये जानते हैं कि किस तरह से यही वाला काम किया जाता है। और सबसे बड़ी वजह जो है वो ये बन रही है इस वायरस के फैलाव में। और भी इसके बहुत सारी रीजंस होते हैं ट्रांसमिशन के, मगर अब इसके लिए तो ये एक इमरजेंसी है। इसके लिए तो हुकूमत जो है पंजाब की, उसको गैर मामूली इक़दाम उठाने पड़ेंगे और दीगर सूबों में भी ऐसा ही करना पड़ेगा। और वो लोग जिन्होंने नाअहली और लापरवाही का सबूत दिया, उनको सजाएं देनी होगी। देखिए आयशा, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, यही वजह है कि इस तरह के बहुत सारे स्कैंडल आते हैं, इक्का दुक्का लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, वो 2-3 खबरें लग जाती हैं, बात खत्म हो जाती है। मैडम CM या CM साहब जाकर झाड़ देते हैं डॉक्टर को, उसकी वीडियो बन जाती है। सब ये तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा पहले हुकूमतों को कि ये जिम्मेदारान है इस महकमा सेहत कर, इनको हम निकाल रहे हैं। और जब तक ये तस्लीम नहीं किया जाएगा, बात आगे कैसे जाएगी? ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, ये HIV के बढ़ते केसेस के तनाजुर में क्या समझा जाए कि मजमूई तौर पर जो मुल्क का सेहत का निज़ाम है वो बर वक्त तशखीस, इसकी समझ रखना और इसके रोकथाम के लिए कुछ भी करने में नाकाम है? अच्छा, वो तो जिक्र हो गया। मैं दो चीज़ों की और तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आपने एक फिगर बोला कि 80% जी। मरीजों को इल्म ही नहीं है कि वो एड्स के मरीज हैं। अच्छा, अब ये बड़ी खतरनाक एक लेवल है और इसकी वजूहात क्या बनती हैं? क्या ये सब की सब सिर्फ वो जो सिरिंजेस की वजह से हैं जो कि बार बार इस्तेमाल की जा रही हैं उन क्लिनिक्स और डॉक्टर्स के पास से जो कि ये काम करते हैं, या इसकी ये भी वजह है, और काश के ये हमें पता लगता है एक कंप्लीट सर्वे के साथ कि जिन लोगों के अंदर ये एड्स का मर्ज इस वक्त फैला हुआ है उनका जो मुआशरे के अंदर स्ट्रक्चर है वो कौन सा वाला है, किस लेवल के लोग हैं ये। तो ड्रग्स में है, नहीं है, ड्रग्स करते हैं, नहीं करते, उनके खानदान का कोई फर्क करता है, माँ और बाप में से कोई करता है, यानी वो चीजें जो आपको बताएंगी कि ड्रग्स के थ्रू भी, यानी जिस किस्म की सिरिंजेस ड्रग्स में यूज होती हैं वो भी इसकी बायस बनती हैं। क्या हम इन लोगों को ये बता पाए हैं? क्या हम बता सके हैं? और अगर है ऐसा मामला तो क्या पॉलिसी लेवल के ऊपर गवर्नमेंट को उसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए? दूसरी बात, गुर्बत। गुर्बत किस लेवल तक हमें इस लेवल पे ले गई है जहां पर कि हम या ये लोग या ड्रग्स के अंदर शामिल हैं या मजबूर हैं कि ऐसे डॉक्टरों के पास, ऐसे क्लिनिक्स में जाया जाए जो कि इस लेवल का ख्याल नहीं रख पाते। तो दोनों सूरतों में गुर्बत और ये 80% का जो फिगर है इसके ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। काश कि इस सर्वे को और खोला जाता ताकि हम ये तय कर पाते कि किस लेवल ऑफ स्टेटस ऑफ सोसाइटी के अंदर ये चीज ज्यादा प्रेवेलेंट है, ताकि हम उनके बच्चों को और उनको इससे बचा सकें। वैलिड पॉइंट। शहजाद साहब, ये तो तभी खुलेगा जब सूबे ये समझेंगे, महकमा सेहत और इस रिसर्च की जानी बढ़ेंगे। आमिर साहब, सिंध, ये जो हालिया कुछ दिनों में सभी जगहों से रिपोर्ट्स आए हैं, मगर सिंध सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है और हर माह औसतन 101 बच्चों में सिर्फ HIV की तशखीस हो रही है, जबकि 19 में भी अभी जिक्र हुआ कि रतो डेरों के अंदर जो थे मुतासिर अब तक रिकवर नहीं हुए, और अभी भी हाई जोन है, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट वगैरह। 7-8 साल में अगर एक सूबा तब हुई सूरत हाल से अब तक नहीं निकल पा रहा है तो इसका मतलब है तरजीह तो है ही नहीं। कैसे होगी आयशा तरजीह, जबकि कोई जो 3 बुनियादी रिश्ते होते हैं ना एक रियासत के अपने शहरियों के साथ, जिसमें तालीम होती है, सेहत होती है और लॉ एंड ऑर्डर होता है, जब और कहीं पे हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती तो हम किस बुनियाद के ऊपर तवक्को करें कि कम अज़ कम एक शोबे में, सेहत के शोबे में हमें वो नज़र आएगा। इसको मैं आयशा बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसको मैं सिर्फ ये कह के समाप्त करता हूँ। देखिए, ये जब कैंसर बुरी तरह से फैल जाता है ना तो जिस्म पर जगह जगह गिल्टियां बनना शुरू हो जाती हैं, और इस मौके पर इस तरह की बात करना कि जी कौन से सूबे में कम है और कौन से सूबे में ज़्यादा है, ये वो गिल्टियां गिनने से कुछ मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि बुनियादी इशू जो है वो कैंसर है जो पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर फैला हुआ है। आप तालीम को उठाएं तो क्या ये उससे भी ज़्यादा तशवीशनाक है जो 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल ही नहीं जा पा रहा पाकिस्तान के अंदर, एक 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के अंदर। तो ये एक ब्रोकन सिस्टम है हमारा। और उसकी अगर आपको एक और को मिसाल चाहिए तो देखिए कि ये BBC ने तौसा शरीफ से उठा के ये कहानी की है, तो तब हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये एक मौजू बना है और ये भी पता, और उस पर भी हुकूमतें एतराज करती हैं कि बात क्यों की, और ये तो 6-8 माह पुरानी रिपोर्ट थी या कब रिसर्च हुई थी। अपनी रिपोर्ट और रिसर्च ला के सामने रख दें आप करके, लेटेस्ट हमें नंबर दे दें कि हालात और सूरत हाल क्या है। एग्जैक्टली हम खुद तो वो गिल्टियां भी तलाश करने में या उनकी भी शनाख्त करने के हम लायक नहीं रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल ब्रोकन सिस्टम है आयशा। इसके अंदर कोई एक चीज़ तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक एक ऐसी विजन सामने ना आए जिसके तहत इसको कलेक्टिवली जो कैंसर का मर्ज है उसके ऊपर हम बराह रास्त हमला किया जा सके और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा सके। बाकी ये इंडिविजुअल चीज़ें तो नजर आती रहेंगी हमें, जब तक ये चीज़ तब्दील नहीं होती ये तो हम देखते रहेंगे। ठीक हो गया जी, आज के लिए प्रोग्राम आप चारों का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।